हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के बस यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें प्रमुखता से बात करेंगे। शिक्षक संघ ने एस्मा लगाने का विरोध किया है। जो सरकार ने एस्मा कानून को लागू किया है, जिसकी वजह से अब आने वाले 6 माह तक कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं जता सकता है। शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं प्रदेश के, उन्होंने एक दिन का वेतन राहत कोष में देने की बात कही है। दरोगा भर्ती के ओवरेज अभ्यर्थियों को राहत मिलने की बात है। नई शिक्षक भर्ती घोषित करने के लिए सरकार से लगातार अपनी अपील की जा रही है और उसमें स्पष्ट अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया है उसको निभाने की बात अब आने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग में ई पाठशाला जो कार्यक्रम संचालित किया गया है, जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम घोषित किया गया है और संचालित हो रहा है, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में। और पैन नंबर जारी होने के बाद ही वेतन मिलेगा, ऐसा आप लोगों का प्रश्न है, उस पर भी जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला जो यूपी दूरदर्शन पर प्रकाशित आज के कार्यक्रम की समय सारणी। तो लगातार जो ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य है बेसिक शिक्षा विभाग का, उसका कार्यक्रम यही है और प्रत्येक दिन अलग अलग मोड से अलग अलग विषयों का, अलग अलग पाठों का संचालन किया जा रहा है। और घर बैठे जो अभ्यर्थी हैं या कह सकते हैं बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं और सबसे ज़्यादा कोविड जैसे संक्रमण में उनको ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा से वो दूर हैं, तो उनको घर बैठे दूरदर्शन के कार्यक्रम है जिसका आपको कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आमतौर पर आप कोई भी डीटीएच का पैसा, जो फ्री वाला डीटीएच होता है उसमें तो आपको यूपी दूरदर्शन देखने को मिलेगा ही, तो उसमें आपको ये कार्यक्रम संचालित होंगे। तो इसकी समय सारणी आपकी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक। तो ये 4 घंटे का जो कार्यक्रम है, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को ये समझाएं, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आस पड़ोस में इस जानकारी को बताएं और उनको भी शिक्षण कार्य में संलिप्त करें। दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट के शिक्षक वेतन कटवाकर फंड बनवाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने लिया फंड बनाने का फैसला, दिवंगत सहयोगियों के परिजनों को मदद करेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों आदि की मौत हो गई, लेकिन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने इसे भ्रामक बताया। इससे प्रदेश के शिक्षकों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। अब शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि सभी शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटकर एक कोष की स्थापना की जाए और उसे दिवंगत साथियों के परिजनों को बराबर दिया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संघ की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल से 31 मई के बीच दिवंगत हुए शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोष से बराबर धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा विभाग ने कोविड फंड में एक दिन का वेतन जमा कर 76 करोड़ की धनराशि दी थी, लेकिन शिक्षकों को इसके बदले में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और एक अच्छी पहल, शिक्षकों की एकजुटता का पहल। और जहां पर क्षति हुई है उन क्षति को, हालांकि उस व्यक्ति विशेष से ही वो पूरी होगी क्षति, लेकिन फिर भी उनके सहयोग से उस परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नई शिक्षक की भर्ती की बात करें तो तमाम जगह पर आपको नई शिक्षक भर्ती लगातार अभ्यर्थी मांग उठाते आए हैं। जैसे इन्होंने स्पष्ट की थी कि 30 जून तक शिक्षक भर्ती के पद घोषित किए जाएं। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया था कि इसकी जो घोषणा है वो लगातार की जाए। नई शिक्षक भर्ती घोषित करे सरकार, लगातार ये बात उड़ रही है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती की मुहिम तेज हो गई है। लाखों टीटी व सीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षु व अन्य प्रतियोगी अभी तक ऑनलाइन धरना व इंटरनेट मीडिया पर अभियान छेड़े थे, लेकिन अब जुलाई से आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दावा है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भर्ती निकालने का वादा किया था और बेसिक शिक्षा विभाग ने कोर्ट ने रिक्त पदों का ब्यौरा भी दिया था। अब डीएलएड के सभी संगठनों की बैठक हो चुकी है और जिसमें इसमें जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि यूपी टेट 2020 और आगामी प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया संबंधी प्रकरण पर अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 30 जून तक सरकार भर्ती का ऐलान करे, अन्यथा जुलाई के प्रथम सप्ताह से लाखों प्रशिक्षु आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनकी मांग है कि 51,112 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती आगामी 6 माह में परीक्षा कराकर सरकार नियुक्ति पत्र दे दे। प्रशिक्षुओं ने कहा कि 3 माह में टीटी और 2 माह में भर्ती की लिखित परीक्षा हो सकती है।
प्रशिक्षुओं ने यह भी कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि वे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे और वादा पूरा करें। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शिक्षा विभाग में, और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक यूपीटीटी संपादित नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले यूपी टेट पर फोकस करना चाहिए, और जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने ये बात कही है कि 2 महीने का कम से कम समय देना चाहिए, तो वो 2 महीने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देकर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करना चाहिए। दूसरी अच्छी खबर, दरोगा भर्ती में ओवर एज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश भी दिया कि ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाएं। और यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 95-34 पद विज्ञापित किए हैं, जिसका 15 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो है अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए थे, इसका वेट करते करते, क्योंकि कई लंबा अंतराल रहा वेट करने का, तो उसके बाद ही ये बात कही गई। हालांकि अब उनका जो अधिकार क्षेत्र है, या कह सकते हैं रिजल्ट जो है, वो कोर्ट के अधीन ही रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने एस्मा लगाए जाने का निंदा की है और एस्मा हटाए जाने को कहा है, समस्याओं का निस्तारण करे सरकार, ये भी बात कही है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि विरोध का आप रोक सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, विरोध नहीं भी होना चाहिए, और ये एक नियम के तहत भी होता है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के विरुद्ध आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अपनी बात कहे तो किससे कहे, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, जो सर्वे सर्वा है, जिनके अधीन वो कार्य कर रहे हैं, उनसे अपनी तकलीफ, अपनी बात नहीं कहेगा इंसान, कर्मचारी, तो किससे कहेगा। एक सोचने वाली बात है, और इस पर कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट और शोध होना चाहिए, इस पर संस्तुति रखनी चाहिए कि शिक्षकों, कर्मचारियों, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों से ये बात स्पष्ट तरीके से पूछनी चाहिए कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसको लगातार निस्तारण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि प्रैन नंबर जारी होने के बाद ही वेतन मिलेगा क्या, ऐसा लगातार आपका प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न ऑब्वियस सी बात है उठ भी रहा है इसी वजह से कि सबसे पहले आपसे एनपीएस का फॉर्म भरवाया गया है ना। अधिकतर जिलों में आपने देखा होगा, कहीं आपको बीआरसी पर सबमिट करना था तो कहीं पर आपको बीएससी ऑफिस में सबमिट करना था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूं, वेतन निर्गत करने के लिए प्रैन नंबर होने की आवश्यकता, आप लोगों ने पूछा कि है कि नहीं है, तो मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, प्रैन नंबर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, क्यों नहीं है? प्रैन नंबर की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपका एनपीएस कटे, आपसे कटौती कराई जाए और आपसे वहाँ पे जो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो प्रावधान है वो वहाँ पर प्रैन नंबर और आपका पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और वेतन निर्गत करने के लिए प्रैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रैन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ गई क्योंकि आपने एनपीएस का फॉर्म आपसे सबमिट कराएगा और वहाँ पर एक हल्ला मचा है कि प्रैन नंबर होना चाहिए। तो इसी वजह से सबके अंदर ये अंतर्मन में डर बना हुआ है कि मेरा सारा चीज़ सबमिट हो गया लेकिन प्रैन नंबर अभी तक इशू नहीं हुआ है, और जब तक प्रैन नंबर इशू नहीं होगा तब तक वेतन नहीं निर्गत किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैन नंबर, वेतन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का कोई भी समतुल्य नहीं है। हाँ, एक लिमिट के बाद वो एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका वेतन निर्गत होने लगता है और तब वहाँ पर जब एनपीएस की कटौती की बात आती है तब वहाँ पर प्रैन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्रैन नंबर के जरिए ही फिर आपकी जो इनकम टैक्स में है वो उसी से पता चलेगा कि आप एनपीएस कितना आपसे कट रहा है और क्या क्या डिटेलिंग है, कहाँ कहाँ आपकी कटौती हो रही है, आप कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बीमा करवा रहे हैं, कहीं पर भी आपका लोन अप्रूव्ड हुआ है तो उसके तहत कटौती हो रही है, तो वहाँ पर आपका प्रैन नंबर इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है। लेकिन अगर वेतन ही के दृष्टिकोण से बोला जाए कि वेतन के लिए इम्पोर्टेंट है तो ऐसा नहीं है। बिना प्रैन नंबर के भी आपका वेतन जारी हो सकता है और होगा भी, है ना। कई जिलों में आपने देखा होगा कि एनपीएस का फॉर्म सबमिट करा दिया गया लेकिन एनपीएस के तहत कटौती नहीं की गई है।
क्योंकि अभी लॉजिकली अगर ये बात देखी जाए तो पहले आपका वेतन इंपॉर्टेंट है, न कि एनपीएस की कटौती। उसके बाद वेतन निर्गत होना स्टार्ट हो जाएगा तो एनपीएस अपने आप में वो लागू करते रहेंगे। लेखाधिकारी का वो कार्य है उनके कार्यालय का, वो उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए और उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द आप सभी को जून माह में मई माह का वेतन देखने को मिल जाए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।